नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पाथफाइंडर स्टडी पॉइंट में। इंडियन पॉलिटी की सीरीज को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ये पार्ट 3 है इस सीरीज में, जिसमें हम लोग भारतीय संविधान एवं भारतीय राज्य व्यवस्था के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए एक समान उपयोगी हैं, उसका व्याख्यात्मक रूप से हल देख रहे हैं। अगर आपने पहले के 2 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये आपके जो है सभी आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछली सीरीज में हाईकोर्ट से संबंधित एक प्रश्न पे मैंने बताया था कि वर्तमान में उच्च न्यायालय भारत में कितने हैं, तो इसकी संख्या मैंने 24 बताई थी, लेकिन वास्तव में ये संख्या जो है 25 हो गई है। आंध्र प्रदेश राज्य का अपना एक अलग न्यायालय जो है स्थापित करने का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और अभी जो ताज़ा रिपोर्ट आई है उसके अनुसार 7 अप्रैल 2019 से जो है आंध्र प्रदेश का जो है सेपरेट न्यायालय, उच्च न्यायालय फंक्शन में आ जाएगा। तो इसको ज़रूर आप लोग नोट कर लीजिएगा कि अब कुल जो है उच्च न्यायालयों की संख्या भारत में 25 हो गई है। तो आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की कितनी विधियां उल्लिखित की गई हैं? तो संविधान संशोधन जो अनुच्छेद 368 में वर्णित है, इसमें 3 विधियां प्रमुख रूप से बताई गई हैं। और पहली विधि है साधारण विधि द्वारा संशोधन करना संविधान में संसद के विशेष बहुमत द्वारा। तीसरा है संसद के विशेष बहुमत और राज्य विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन करना। अब तीनों के बारे में हम अलग अलग जानते हैं। तो साधारण विधि से संसद जो है किस प्रकार संशोधन कर सकती है? संसद के साधारण बहुमत द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने पर कानून बन जाता है। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी मिलने पर निम्नलिखित संशोधन किए जा सकते हैं। अगर नए राज्यों का निर्माण करना है, राज्य सीमा और उनके क्षेत्रों में परिवर्तन करना है, जो कि अनुच्छेद 1 से 3 के बीच में आते हैं, और संविधान की नागरिकता संबंधी, अनुसूचित क्षेत्रों जनजातियों के प्रशासन संबंधी और केंद्र द्वारा प्रशासित क्षेत्रों के प्रशासन संबंधी अगर व्यवस्थाओं में कोई संशोधन करना है, उससे रिलेटेड संविधान संशोधन करना है, तो उसके लिए साधारण विधि द्वारा ही संशोधन किया जा सकता है। फिर विशेष बहुमत द्वारा कैसे संशोधन होता है? यदि संसद के प्रत्येक सदन द्वारा कुल सदस्यों का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान लेने वाले सदस्यों का 2/3 मतों से विधेयक पारित हो जाए तो राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलते ही वह संविधान संशोधन का अंग बन जाता है। इसमें कौन कौन सी जो है उपबंध किए जा सकते हैं? तो न्यायपालिका तथा राज्यों के अधिकारों तथा शक्तियों जैसे कुछ विशिष्ट बातों को छोड़कर संविधान की अन्य सभी व्यवस्थाओं में इस प्रक्रिया के द्वारा संशोधन किया जा सकता है। और लास्ट विधि जो सबसे महत्वपूर्ण है, संसद के विशेष बहुमत और राज्य के विधानमंडलों की स्वीकृति से संशोधन। तो ये संशोधन जो है संविधान के कुछ अनुच्छेदों में संशोधन के लिए विधेयक को संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए। साथ ही में राज्यों के कुल विधानमंडलों में से कम आधे विधानमंडलों द्वारा इसकी स्वीकृति भी आवश्यक है। इसके द्वारा जो संशोधन किए जाते हैं वो निम्नलिखित हैं। पहला, अगर राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित किसी प्राविधान को चेंज करना है, यानी अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति निर्वाचन की कार्य पद्धति को बदलना है। जैसे वर्तमान में एकल संक्रमणीय मत पद्धति से जो है चुनाव होता है, अगर इसको बदलना हो तो इसके लिए भी जो है इस तरह का संशोधन करना पड़ेगा। संघ की कार्यपालिका शक्ति के विस्तार, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार, केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का गठन, संघीय न्यायपालिका के कोई सिद्धांत हो, राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में, संघ एवं राज्यों में विधायी संबंध को चेंज करना हो, उसमें कोई क्लास चेंज करना हो। 7वीं अनुसूची का विषय, जिसमें जो है तीनों जो है संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची आती है। संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व बदलना हो और संविधान संशोधन की प्रक्रिया में भी कोई संशोधन करना हो, तो अगर इनसे संबंधित कोई भी संशोधन किया जा रहा है तो उसके लिए विशेष बहुमत संसद का चाहिए और भारत के आधे विधानमंडलों के, आधे राज्यों के विधानमंडलों की स्वीकृति भी चाहिए। आगे देखते हैं। तो कुछ प्राविधान हैं, उनको उनके भाग से हमको जो है मिलान करना है। तो नागरिकता जो है किसमें दी गई है? नागरिकता संविधान के भाग 2 के अंतर्गत दी गई है, सही है। मौलिक कर्तव्य ये संविधान के भाग 6(1) में ना देकर किसमें दिया गया है? 4A में दिया गया है। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में, राज्य के बारे में संविधान का भाग 6। तो इस तरह से इसमें केवल बी ऑप्शन जो है गलत है।
इसके अलावा कुछ और महत्वपूर्ण जो है प्राविधान देख लेते हैं। राजभाषा भाग 17 में दी गई है। आपात उपबंध के बारे में भाग 18 में दिया गया है। सहकारी समितियों को जोड़ा गया है 9B में जो है, और संघ तथा राज्य संबंध जो है ये भाग 11 में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? तो इनमें से सबसे ज़्यादा बड़ा संसदीय क्षेत्र जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख है, जो कि जम्मू कश्मीर राज्य में है। भारत के संसदीय चुनाव क्षेत्रों की क्षेत्रफल की दृष्टि से लद्दाख सबसे बड़ा चुनाव क्षेत्र है, जबकि लक्षद्वीप जो है इस दृष्टि से सबसे छोटा क्षेत्र है। निर्वाचकों की संख्या के अनुसार सबसे बड़ा संसदीय चुनाव क्षेत्र कौन सा है? मल्काजगिरी, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य में है। यहाँ पर कुल 29,53,915 मतदाता हैं तथा सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र लक्षद्वीप है मतदाताओं की दृष्टि से भी, जहाँ पर 47,972 मतदाता मात्र हैं। चुनाव आयोग के रिकॉर्ड के अनुसार देश के 5 बड़े लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 1,16,31,249 मतदाता हैं, जबकि 5 सबसे छोटे निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 7,56,820 मतदाता हैं। देश के सबसे बड़े 5 जो है चुनाव क्षेत्र में मल्काजगिरी जो है पहले नंबर पे है। उसके बाद उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद, कर्नाटक का बंगलुरु, उत्तर प्रदेश का उन्नाव डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद उत्तर पश्चिम दिल्ली। ये सभी जो है मतदाताओं की संख्या के आधार पर जो है बड़े जो है चुनाव क्षेत्र हैं। और इसी तरह से सबसे छोटे लोकसभा चुनाव क्षेत्र जो है, तो पहले नंबर पर लक्षद्वीप का नाम आता है, उसके बाद दमन एवं दीव, फिर जम्मू कश्मीर में लद्दाख, दादर एवं नागर हवेली और अंडमान निकोबार द्वीप जो है इसमें सम्मिलित हैं। न्यायिक पुनराविलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू इसमें से किस संवैधानिक अनुच्छेद में समाहित है? तो न्यायिक पुनराविलोकन की व्यवस्था या उपबंध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 137 में दी गई है। संसद द्वारा बनाई गई कोई भी विधि अनुच्छेद 145 के तहत बनाए गए न्यायालय के नियमों के अधीन उच्चतम न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए निर्णयों या दिए गए आदेशों के पुनर्विलोक की शक्ति अनुच्छेद 137 में के अंतर्गत प्राप्त है। तो इसमें 2 तरह के मुख्य प्रावधान हैं। अगर कोई संसद ऐसी विधि बनाती है जो असंवैधानिक हो या संविधान के नियमों के विपरीत हो, तो उच्चतम न्यायालय और को जो है ये अधिकार है कि वो न्यायिक पुनरावलोकन की क्षमता के अंतर्गत उस विधि के पर जो है अपना जो है निर्णय दे सकती है। उसके अलावा इसमें दूसरा पहलू क्या आता है, अगर मान लीजिए कोई निर्णय जो है हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने पहले दिया था, उस अपने निर्णय को जो है वो पलट सकती है। ऐसा नहीं कि एक बार एक निर्णय दिया और उसके आधार पे कानून बन गया, लेकिन कालांतर में फिर उसको जो है बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट अपने निर्णयों को बदल भी सकती है, यही जो है उसकी न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है। नेक्स्ट, संविधान के किस संशोधन द्वारा लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 की गई थी? तो इसके लिए 31वां संविधान संशोधन किया गया था भारतीय संविधान में। 31वां संविधान संशोधन 1974 द्वारा लोकसभा के अधिकतम सीटों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई थी। अब 35वां संविधान संशोधन जो ऑप्शन में दिया है उसके बारे में देखते हैं। 35वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को सह राज्य के रूप में भारत में शामिल किया गया और 42वें संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया था। 45वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों एवं एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को पुनः 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रधानमंत्री अविश्वास मत से पराजित हुए हैं? तो इनमें हमको बताना है कौन कौन से हैं। तो विश्वनाथ प्रताप सिंह, HD देवेगौड़ा और अटल बिहारी वाजपेयी, ये तीनों ही जो है संसद में अविश्वास मत पर जो है पराजित हो चुके हैं। भारत में वर्ष 2015 तक 3 प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पास किए जा चुके हैं। ये प्रधानमंत्री हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह 1990 में, HD देवेगौड़ा 1997 में तथा अटल बिहारी वाजपेयी 1999 में। और अभी तक जो है 6 प्रधानमंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है। नेक्स्ट, भारतीय संविधान द्वारा निम्नलिखित विधियों में से कौन सी निरसित की गई है, यानी कौन सी जो है हटा दी गई है?
तो इसमें से भारत सरकार अधिनियम 1935 और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 दोनों ही जो है भारत का संविधान लागू होते ही जो है इनको हटा दिया गया था, यानी ये संविधान से निरसित हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नागरिकता अधिनियम में वर्ष 2015 में हुए संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया है? तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इसमें नहीं पूछा गया है। तो भारत के प्रवासी नागरिकों को अब भारत का प्रवासी OCI कार्ड धारक माना जाएगा, ये यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है। फिर भारतीय मूल के व्यक्तियों को अब भारत के प्रवासी नागरिकों के समकक्ष रखा गया है। भारतीय मूल के व्यक्ति अब भारत आने के लिए आजीवन वीजा के हकदार हैं। तो ये तीनों प्राविधान तो किए गए हैं, लेकिन अनिवासी भारतीय भारत में निर्वाचनों में मत देने का अधिकार इनको अभी तक जो है नहीं दिया गया था, विशेषकर 2015 के संशोधन के द्वारा। मार्च 2015 में नागरिक संशोधन विधेयक 2015 लोकसभा में पारित किया गया। इसके द्वारा OCI कार्ड धारकों के अधिकारों में वृद्धि की गई। उन्हें भारत में खेती के लिए जमीनें खरीदने, नैतिक मतदान व चुनाव लड़ने, अधिक पद ग्रहण करने की छूट नहीं प्राप्त हुई है। भारत में निर्वाचन सरकार यानी इलेक्टोरल गवर्नमेंट के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो इसमें हमको असत्य कथन बताना है। निर्वाचनों का अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण भारत के निर्वाचन आयोग में निहित है, बिल्कुल सही है ये। प्रत्येक प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक ही सामान्य निर्वाचक नामावली होती है, ये भी कथन सही है। संसद के पास निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन संबंधी कानून बनाने की शक्ति है, ये भी कथन सही है। भारत के उच्चतम न्यायालय को निर्वाचन क्षेत्रों के परिवर्तन संबंधी कानून की वैधता की समीक्षा करने का प्राधिकार है, ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान घोषणा करता है कि निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन अथवा इन निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आवंटित स्थानों से संबंधित विधेयों पर न्यायालय में प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें किनके साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई हैं? यानी कौन कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने इसको संयुक्त रूप से विकसित किया है? तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये दो कंपनियों द्वारा जो है इसको मिलकर डेवलप किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का प्रयोग भारत में आंशिक रूप से वर्ष 1999 में शुरू हुआ तथा वर्ष 2004 से इसका पूर्ण रूप से उपयोग राज्य विधानसभाओं तथा लोकसभा आम चुनाव में हो रहा है। सार्वजनिक क्षेत्र के दो प्रतिष्ठानों जिसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि हैदराबाद में है के साथ संयुक्त रूप से ईवीएम मशीनों को विकसित किया गया है। आम चुनाव के बाद अल्पकालीन अध्यक्ष कैसे नियुक्त होता है? भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। यहाँ पर अल्पकाल अध्यक्ष का क्या मतलब है? यानी प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो है मुख्य रूप से उसका कार्य होता है कि जो नई जो है संसदीय सदस्य चुन के आते हैं उनको शपथ ग्रहण कराना। तो आम चुनाव के बाद नई सरकार का गठन होने पर लोकसभा के अल्पकालीन अध्यक्ष प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान के केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? यह धर्म के आधार पर विभेद को प्रतिषेध करता है, बिल्कुल सही बात है, यह हमारे मौलिक अधिकारों में दिया हुआ है। यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है, ये कथन जो है गलत है, क्योंकि सभी धर्मों को समान रूप से भारत में देखा जाता है, सभी के समान अधिकार हैं। यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है, ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये मूल अधिकारों के अंतर्गत है। यह धार्मिक समुदायों के भीतर ही सभी नागरिकों को की समानता सुनिश्चित करता है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रकार जो है कथन 2 जो है ये गलत है। भारतीय संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखा गया है, अर्थात धार्मिक मामलों में राजकीय भागीदारी को अस्वीकार किया गया है, लेकिन धार्मिक स्वतंत्रता को बनाए रखा गया है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 22 के अधीन गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण किन्हें प्राप्त नहीं है? तो हमको जो है अनुच्छेद 22 का अपवाद बताना है इसमें। तो कोई शत्रु अन्य देशी है और उसके अलावा जो है कोई व्यक्ति जिसे निवारक निरोध विधि के अधीन निरुद्ध किया गया हो, इनको जो है अनुच्छेद 22 के तहत गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण जो मूल अधिकार है वो प्राप्त नहीं है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(3) में उपबंध किया गया है कि अनुच्छेद 22 में वर्णित गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षित संबंधी उपबंध
किसी शत्रु देश के नागरिकों तथा ऐसे व्यक्तियों जिन्हें निवारक निरोध विधि के अधीन बंदी बनाया गया है के संबंध में लागू नहीं होंगे। निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह व्यवस्था दी कि संवैधानिक संशोधन भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के अधीन एक विधि है जिन्हें मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये क्वेश्चन है, कई बार जो है कई पेपरों में जो है इसके स्वरूप को बदल के पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो गोलकनाथवाद में जो है ये निर्णय जो है उच्चतम न्यायालय ने दिया था। अनुच्छेद 13 के अनुसार राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बनाएगा जो मूल अधिकारों को छीनती हो, न्यून करती हो और ऐसी प्रत्येक विधि उल्लंघन की मात्रा तक शून्य हो जाएगी। अतः गोलकनाथवाद के निर्णय अनुसार कोई भी संविधान संशोधन मूल अधिकारों से असंगत होने पर शून्य घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट, स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद समाप्त करने के लिए कन्वेंशन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो इस कन्वेंशन में यह परिभाषित किया गया है कि स्त्रियों के विरुद्ध विभेद किससे गठित होता है और राष्ट्रीय कार्रवाई के लिए कार्यसूची बनाता है। इसे संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 1989 में अंगीकृत किया। अगला कथन देखते हैं, यह राज्यों को विभेद समाप्त करने के लिए अपनी विधिक प्रणाली में अध्युपाय करने के लिए प्रतिबद्ध करा रहा है। ये भी कथन सही है। नेक्स्ट, भारत अनुसमर्थनकारी देश नहीं है, इसलिए वह उसके बंधों को व्यवहार में परिणत करने के लिए विधिक रूप से आबद्ध नहीं है। ये कथन गलत है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। स्त्रियों के विरुद्ध सभी प्रकार के विभेद समाप्त करने के लिए कन्वेंशन को वर्ष 1979 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने स्वीकार किया था। यह कन्वेंशन न केवल स्त्रियों के प्रति विभेद को परिभाषित करता है बल्कि उसे कम करने के लिए एक एजेंडे की भी स्थापना करता है। वर्ष 1993 में भारत ने इसका अनुसमर्थन किया, या इस प्रकार से भारत क्या है, इसका एक अनुसमर्थनकारी देश है। यह राज्यों को विभेद समाप्त करने के लिए अपनी विधिक प्रणाली में समुचित उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। निम्नलिखित में राज्यों में से कौन सा इस अनुसूची के अधीन नहीं है। तो मणिपुर जो है इस यानी 6ठी अनुसूची में नहीं आता है। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में दिए गए अनुच्छेद 244(2) और अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए उपबंध अंतर्विष्ट हैं। नेक्स्ट, उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा के वाद में मार्गदर्शन दिया गया है, वह किसके संबंध में है। तो विशाखा वाद जो बहुत ही फेमस हुआ था, 1997 का केस है ये। तो कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित जो है निर्देश उच्चतम न्यायालय द्वारा विशाखा वाद में दिए गए हैं। वर्ष 1997 में सर्वोच्च न्यायालय ने विशाखा निर्णय के संबंध में दिशा निर्देश दिए थे। इसमें प्राविधान है कि सभी कार्यस्थलों पर इसको लागू किया जाए। यह निर्णय कार्यस्थलों पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की समस्या का कारगर समाधान लाने हेतु आया था। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन जानकारी किसके बारे में दी जा सकती है। तो इनमें से सीमा सड़क संगठन के बारे में जानकारी दी जा सकती है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय, असम राइफल, सीमा सड़क विकास बोर्ड, इन सब के जो है विशेष प्राविधानों द्वारा जो है इससे रक्षित किया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन हम सीमा सड़क संगठन के बारे में तो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और इस कानून के तहत हम राष्ट्रीय योजना, नीतियों, कानूनों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन देश की सुरक्षा व्यवस्था और आंतरिक जो है सुरक्षा से संबंधित कुछ जो है संगठन ऐसे हैं जिनके बारे में जो है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत जानकारी नहीं प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट, किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति किसमें निहित है। तो राज्य विधानसभा के निर्वाचन की तारीख विनिश्चित करने की शक्ति जो है भारत के निर्वाचन आयोग में है। संविधान के अनुच्छेद 324(a) के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग को राज्य विधानसभा एवं विधान परिषद के निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन, नियंत्रण की शक्ति प्राप्त है। इस प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए विस्तृत नियमावली जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में दी गई है, जिसके अनुसार राज्य विधानसभा के निर्वाचन, मतगणना तथा परिणाम की तारीखें भी निर्वाचन आयोग द्वारा जारी की जाती हैं।
संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया जाता है? तो सबसे पहला ही जो आपके सामने दोहरी नागरिकता जो है भारतीय संघीय प्रणाली में जो है नहीं है। परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण जो है ये उसमें उपलब्ध है। संविधान की सर्वोच्चता और संविधान के निर्वचन में न्यायालयों के प्राधिकार, ये सभी जो है हमारी भारतीय राजनीतिक प्रणाली या पॉलिटी के जो है के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। इस संघीय शासन प्रणाली में इकहरी नागरिकता, परिसंघ और राज्य सरकारों के बीच शक्तियों का वितरण, संविधान की सर्वोच्चता और न्यायपालिका का किसी कानून को निर्वाचित करने का अधिकार वर्णित है। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उन्हें राज्य का स्तर प्रदान किए जाने के आधार पर, यानी वो जब पूर्ण राज्य के रूप में स्थापित हुए उस आधार पर इनको क्रमबद्ध करना है। तो इनमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहले राज्य कौन सा आएगा? नागालैंड आएगा, जिसका गठन 1 दिसंबर 1963 को किया गया था। फिर दूसरे नंबर पर मेघालय आएगा, जिसका गठन जो है 20 जनवरी 1972 को किया गया था। सिक्किम तीसरे स्थान पे आएगा, जिसका गठन 16 मई 1975 को किया गया था। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश 22 फरवरी 1987 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार ऑप्शन इसका ए करेक्ट होगा। भारतीय न्यायपालिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला कथन क्या है? भारत के संविधान ने संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की तरह न्यायालयों की दोहरी प्रणाली का उल्लंघन नहीं किया। कथन सही है। भारत में अधीनस्थ न्यायपालिका का संगठन अलग अलग राज्यों में थोड़ा सा भिन्न है, ये भी सही है। भारत के प्रत्येक राज्य में अलग उच्च न्यायालय है, ये कथन गलत है, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने पहले ही बताया है कि जरूरी नहीं है कि एक ही उच्च न्यायालय हर राज्य में हो। कुछ जो है दो राज्यों के जो है संयुक्त उच्च न्यायालय भी हैं और वर्तमान में कुल 25 उच्च न्यायालय भारत में हैं। आपराधिक और सिविल पक्ष के अधिकारियों के पदनाम में एकरूपता लाने के लिए उच्चतम न्यायालय ने एक अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के गठन के निर्देश जारी किया है, ये भी कथन जो है सही है। भारत की न्यायिक व्यवस्था इकहरी और एकीकृत है, जिसके सर्वोच्च शिखर पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय है। अनुच्छेद 214 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, किंतु 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए कि संसद एक ही उच्च न्यायालय स्थापित कर सकती है। पंचशील सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पंचशील सिद्धांत जो है आप जानते हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय शांति के संबंध में जो है सिद्धांत दिया गया था। तो यह राज्यों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाले 5 सिद्धांतों का समुच्चय है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसमें 5 सिद्धांत हैं। फिर दूसरे नंबर पे पंचशील की पूर्वधारणा थी कि उपनिवेशन के विघटन के बाद नए स्वतंत्र राज्य अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के प्रति एक नए और अधिक सिद्धांतिक दृष्टिकोण को विकसित करने में समर्थ होंगे, ये भी कथन इसमें सही है। संधि के रूप में प्रथम औपचारिक संहिताकरण चीन और भारत के बीच में करार के रूप में हुआ था। तो ये तीनों ही कथन जो है पंचशील सिद्धांत के बारे में सही है। भारत के संविधान में यथा समाविष्ट प्राक्कलन समिति के क्या कार्य होंगे? तो प्राक्कलन समिति के सभी कार्यों के बारे में हमको देखना है। तो पहला कथन देखते हैं, इस पर प्रतिवेदन देना कि क्या मितव्ययिता, संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार लाया जा सकता है। बिल्कुल सही कथन है ये। प्रशासन में दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना, ये भी प्राक्कलन समिति कर सकती है। यह परीक्षण करना कि क्या धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सीमाओं के अंदर अच्छी तरह से व्यय किया गया है, ये भी प्राक्कलन समिति का कार्य है। नियंत्रित महालेखा परीक्षक के लोक उपक्रमों पर प्रतिवेदनों में यदि कोई है का परीक्षण करना, ये कथन जो है इसमें गलत है। तो इसमें 1, 2, 3 जो है तीनों कथन सही हैं। भारत के संविधान में यथाविष्ट प्राक्कलन समिति का कार्य मितव्ययिता, संगठन में सुधार, दक्षता या प्रशासनिक सुधार के लिए प्रतिवेदन देना है। साथ ही प्रशासन को दक्षता और मितव्ययिता लाने के लिए वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देना तथा धन प्राक्कलनों में निहित नीति की सेवाओं के लिए किए गए व्यय का परीक्षा करना होता है। इस समिति में यानी प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। तो दोस्तों आज के लिए जो है इतना पर्याप्त है। अगले वीडियो में इसको कंटिन्यू करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।